लाइट जला ले। Hey guys, we are back with another new episode of the Silly Point. आर्यन तुम क्यों नहीं बोलते आगे कुछ? हाँ, तुमने हक दिया है। सो गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सिली पॉइंट के एक और शानदार पॉडकास्ट में। आप देख सकते हैं कि हम 3 लोग हैं। अभय शुक्ला आजकल काफी फ्री हैं तो यहीं रहते हैं। तो वर्ल्ड कप की मैं बात करना चाहूंगा कि काफी सुनने में आ रहा था कि पहले हमें पिछले वीडियो के लिए थैंक करना चाहिए। हमारी वीडियो पे काफी ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। मैं थोड़ा स्टैट से अपना अपडेटेड नहीं हूँ पिछली वीडियो के, तो तुम उसे बाद में वोट ऑफ थैंक्स के तौर पे बोल देना। 160 व्यूज हैं लास्ट वाली। 160 व्यूज तो काफी हैं। बस मैं थोड़ा आग्रह करना चाहूंगा हमारे व्यूअर से कि हमें सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा उत्साह और बढ़े और हम और उत्साहित रहें। है भाई 181 व्यूज। तो हम अपने व्यूअर से वादा करते हैं कि अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम फिर मिड इनिंग शो भी लाएंगे और प्री मैच शो भी लाएंगे और पोस्ट मैच शो भी लाएंगे। क्या हम अगर हमें सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हम अपनी वीडियो की कैमरा क्वालिटी जरूर इम्प्रूव करेंगे पहले, और फिर हम लोग बड़े बड़े लोगों को लाने की कोशिश करेंगे जैसे कि हर्षा भोगले, साइमन डूल। तो हमें निकाल दोगे और फिर तुम्हारा क्या काम? तो क्या काफी शिकायत थी अभी तक कि दिस वर्ल्ड कप इज नॉट वर्ल्ड कपिंग लाइक अदर वर्ल्ड कप्स, पर आई थिंक पिछले 4 मैच की बात की जाए सब बदल चुका है। इंग्लैंड अफगानिस्तान पहला अपसेट, साउथ अफ्रीका नीदरलैंड दूसरा और उससे बड़ा अपसेट, एंड आई थिंक वर्ल्ड कप इससे, और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को भी हरा दिया। तो आई थिंक इन 3 मैचेस से एकदम से आप देखा जाए तो वर्ल्ड कप के चौथी प्लेस बहुत ज्यादा ओपन हो गई है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया गेम में आ चुकी है, इंग्लैंड हार चुकी है और साउथ अफ्रीका भी हार चुकी है। तो अभय शुक्ला, तुम क्या कहना चाहोगे भाई इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान का जो मैच था, और भाई जिस तरीके से अफगानिस्तान ने जीता, वन साइडेड मैच? मैं सबसे पहले तो अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 270 लगा देना सबसे पहले तो बहुत अच्छा बैटिंग एफर्ट था। जब इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने 270 लगाए थे तो मेरी और अंश की बात हुई थी, तो अंश ने कहा था कि मुझे थोड़े फियर्स हैं कि कुछ हो सकता है, लेकिन फिर रोहित शर्मा की क्लास ने वो फियर्स को आने नहीं दिया। लेकिन और दिल्ली की पिच पे उन्हें कुछ स्पिन भी ज्यादा नहीं मिली, वो भी एक फैक्टर था। चेन्नई की नहीं, दोनों मैच ही दिल्ली में थे ना, इंग्लैंड वाला भी तो दिल्ली में था। उस दिन वाली पिच पे लेकिन उतना स्पिन नहीं था जितना हमने इस वाली पे था। नहीं, इंडिया की बैटिंग भी काफी बेटर थी। इंडिया ने बैटिंग भी काफी बेटर करी। हाँ, मैं इसमें ये कहूंगा कि इंडिया की बैटिंग भी काफी बेटर थी। पिच जो इंग्लैंड वाली थी वो थोड़ी स्लो भी थी, मतलब इतनी स्लो नहीं थी, बट उस जो इंडिया वाले मैच में ड्यू भी आ गई थी, इंग्लैंड वाले मैच में ड्यू नहीं थी, तो ये काफी बड़ा फैक्टर है। लेकिन शुक्ला कंटिन्यू। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी ड्यू आना, थोड़ा सा टर्न होना, इससे तुम अफगानिस्तान से क्रेडिट नहीं ले सकते। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी, और इंग्लैंड जो कि हॉट फेवरेट्स थे टूर्नामेंट के, उनको हराना एक बहुत बड़ा अपसेट था। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा उस दिन एक जो था वो उनकी बैटिंग मुझे हमेशा से अच्छी लग रही थी कि 270 अगर अफगानिस्तान किसी भी दिन बना देगा तो उनके पास ऐसी बॉलिंग है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं टीम्स को। और उस दिन जो फजल हक फारूकी ने शुरुआत भी की, बहुत अच्छी स्विंग भी कराई, और जो बेरिस्टो का विकेट लिया शुरुआत में ही, फिर नवीन उलक ने उसको कैश इन किया रूट के विकेट से, वहां पे इंग्लैंड बहुत प्रेशर में गया शुरू में ही जो 2 विकेट के। उसके बाद उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, पिच ने भी थोड़ा हेल्प किया, तो वो लोग वन साइड मैच जीते। तुम क्या कहना चाहोगे? भाई मेरे हिसाब से एक परफेक्ट गेम था भाई अफगानिस्तान के लिए, एक परफेक्ट गेम था भाई। देखो बैटर्स ने अच्छी ओपनिंग दी, मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाया थोड़ा, लेकिन फिर उन्होंने कमबैक किया, 280 बोर्ड पे डाले भाई। इंग्लैंड या दुनिया में कोई भी देश कहे कि भाई हम तेज खेलते हैं, हम 350 बनाएंगे, हम ऐसे ही खेलेंगे, तो भाई जो एकदम ये वर्ल्ड में बात हो नहीं 350 इज न्यू नॉर्मल, भाई ऐसा कुछ नहीं है। वर्ल्ड कप क्रिकेट में 270-80 बहुत अच्छा टारगेट अभी भी है। वो अफगानिस्तान ने दिखाया कि भाई 280-85 का चेस था आई गेस,
और जिस तरह से फजल फरूकी ने शुरुआत दी, मुजीबुर रहमान ने नए बॉल से विकेट निकाले, रूट को आउट किया, देन उसके बाद तो आई थिंक जहां उनको थोड़ा टर्न और ग्रिप मिला, वहां अफगानिस्तान के स्पिनर्स तो नाबी हो, मुजीबुर रहमान हो और राशिद तो है ही, तो वो उनने इंग्लैंड को खा गए। आई मीन हम लोग ने बहुत इस शो पे बात की है कि इंग्लैंड की बैटिंग डेप्थ, क्या इंग्लैंड की बैटिंग डेप्थ एक्चुअलिटी है या फिर दिखावे की है? मेरा सवाल तो ये है। यार देखो, दिखावे की तो नहीं कह सकते, एक्चुअल है उसमें, लेकिन जो सबसे एक मेरे को जो चीज लगती है वो मोइन अली का इंक्लूजन ना होना एक मेरे ख्याल से एक थोड़ा क्वेश्चनेबल डिसीजन है उनका। और इसी पे एक यहीं पे फर्दर क्वेश्चन मेरा भी है, आर इंग्लैंड मिसिंग बेन स्टोक्स? यस, ऑब्वियसली इंग्लैंड इज मिसिंग बेन स्टोक्स। अगर बेन स्टोक्स खेल सकता है तो वो लोग या फिर तो वोक्स की जगह मोइन अली को ला सकते हैं। उनका जो पूरा टीम कॉम्बिनेशन है वो और बेटर हो सकता है। आई थिंक यहाँ पे नहीं, वोक्स की सबसे जगह अली कैसे इम्पोर्टेंट आएगा? बात, बेन स्टोक्स नहीं, बॉल नहीं करेगा। मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि बेन स्टोक्स द ऑलराउंडर नहीं आएगा, बेन स्टोक्स द हम्म बैट्समैन ही बचा है अब। बेन स्टोक्स वर्ल्ड ऑलराउंडर कप में कोई सिर्फ चांस बैटिंग नहीं है, करेगा। नहीं, ऐसा ये बेन स्टोक्स ऑफिशियल है। भाई वो बिल्कुल बॉलिंग नहीं करेगा। अब ऐसा बेन हो कि स्टोक्स द बैट्समैन आएगा। बिल्कुल ही सब कुछ हालत खराब हो जाए कि सब कुछ खत्म हो गया, तब की बात है। मतलब तो फिर अगर बेन स्टोक्स का ना होना भी कोई इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि उनके पास अगर बेन स्टोक्स किसी को रिप्लेस करेगा तो वो होगा हैरी ब्रूक, और हैरी ब्रूक उनके टीम में ओनली प्लेयर है जो अच्छा खेल रहा है। हाँ, तो बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि अगर सिर्फ एज अ वो बैट्समैन आएगा तो कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लेकिन उनके पास अभी स्टोक्स के ना होने के बावजूद भी इतनी फायर पावर है कि वो चेस कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि उन्हें थोड़ा सिर्फ जो उनका एक एटीट्यूड है कि हमें हर मैच में 350 बनाने हैं, थोड़ा हम्म पिच को देख के भी ये सब चीजें थोड़ा और अच्छे से स्ट्रेटजाइज करके खेलना पड़ेगा क्रिकेट, क्योंकि ये आई इंडिया थिंक है, ये ये इंग्लैंड नहीं है। एटीट्यूड पे सवाल उठाना मेरे हिसाब से तो फेयर नहीं है, क्योंकि ये एटीट्यूड से उन लोग ने सब कुछ जीत लिया है। तो हाँ, नहीं नहीं, ये मेरा इस पे काउंटर पॉइंट ये है कि ये इंग्लैंड नहीं है। जिन्होंने 19 का वर्ल्ड कप जीता वो इंग्लैंड में जीता है, जो उन्होंने टेस्ट सीरीज जीती है वो इंग्लैंड में जीती है या पाकिस्तान में जीती है। पाकिस्तान पर उन्हें की T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। हाँ, T20 वर्ल्ड कप जीता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन T20 और वनडे फर्क है ना। मतलब T20 में तो वही अप्रोच सब खेलते हैं ना, उस अप्रोच से जिससे इंग्लैंड खेलता है। T20 में मैं तो कोई अप्रोच का फर्क ही नहीं है। मैं एक मैच के बेसिस पे उनकी अप्रोच को बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज आई थिंक हाँ, मेरे में भी सवाल है क्योंकि स्कोर कोई इतना बड़ा भी नहीं था। अगर इंग्लैंड अपने तरीके से भी जीत सकती थी, आई थिंक अप्रोच अभी क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी चीज इंग्लैंड को नहीं हर्ट कर रही है वो है क्रिस नहीं, वोक्स विद द क्वेश्चन न्यू बॉल। अप्रोच पे नहीं है, क्वेश्चन स्ट्रेटजी पे है कि अगर आपको लग रहा है कि पिच टर्न कर रही है या इस तरह की चीजें हैं तो आपको हिसाब से खेलना पड़ेगा। ये तो इंग्लैंड नहीं है। उनकी जो माइंडसेट है उसमें यही उनकी स्ट्रेटेजी है कि पिच कुछ भी करे, हम स्कोर अटैक कुछ भी करेंगे। हो, हमें मारना है पहली बॉल से 30 ओवर तक। अगर हम 30 ओवर में 300 पे ऑल आउट हो जाएं तो हमें फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई चलिए, मतलब नहीं है। और आई थिंक ऐसी एक दो गेम के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड सब कुछ नहीं, जीत चुका है। क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है ये फ्लैट ट्रैक्स के लिए सही है। जहाँ पे बॉल थोड़ा स्विंग करेगा, जहाँ पे बॉल थोड़ा सीम करेगा, वहां पे इंग्लैंड हमेशा फंसेगा। तो उन्हें T20 वर्ल्ड कप भी जीत के दिखाया है। T20 आई वर्ल्ड थिंक कप की ये बात नहीं हो रही। T20 वर्ल्ड कप तो उसी खेला ही उसी फॉर्म में जाता है जिस टाइम इंग्लैंड खेलता है। आई थिंक ये देखो, आर्ग्यूमेंट ठीक है, ये फेयर है, बट आई थिंक इस आर्ग्यूमेंट की जो कह सकते हैं एक्सपायरी डेट है वो मेरे ख्याल से एक्सपायर हो चुकी है, क्योंकि इंग्लैंड बहुत टाइम से ऐसे ही खेल रहा है, बहुत जगहों पे ऐसे ही खेल रहा है, और भले ही मिक्स रिस्पॉन्सेज रहे हैं उनके, फेलियर भी हुए, पॉजिटिव हुए हैं, पर एट द एंड तुम देखोगे कि इंग्लैंड क्रिकेट सक्सेस ही रहा है इस अप्रोच से। वनडे में भी, T20 में भी एंड टेस्ट में भी। और ऐसा नहीं है, उन्होंने भले ही मेजरली क्रिकेट अपने घर पे खेली है, टेस्ट में पर सक्सेस, बाहर भी जहाँ कंडीशन खराब मिली उन्होंने ऐसे ही खेला, और उसमें उन्हें सक्सेस भी मिली है और वो फेल भी हुए हैं। बट ओवरऑल तुम देखोगे तो इस सक्सेस से उनका जो सक्सेस रेट है वो काफी हाई है। मैं इस पे ये मुझे क्या लगता है। कहना चाहूंगा कि इंग्लैंड को क्रिटिसाइज के बजाय हमें अफगानिस्तान की तारीफ करनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आई डोंट थिंक इंग्लैंड का, देखो उस पिच पे इज्जत से बात होता है ना, 280 कोई वो हाँ, नहीं था कि, इतना भी कोई टर्न कोई और बहुत बाउंस बड़ा स्कोर नहीं था। खेलता। हाँ, ये तो है। तो मेरे को तो ये लगता है कि इंग्लैंड के वो और अफगानिस्तान के स्पिनर्स की क्वालिटी की
सराहना की जानी चाहिए। और यस, कुछ पुअर शॉट्स तो होते ही हैं, वे अगर 100-200 के अंदर आप ऑल आउट हुए तो, लेकिन बट स्टिल आई थिंक इट्स more to praise Afghanistan than to criticize England. obviously. तो ये आई थिंक पहला बड़ा अपसेट था। हाँ, इसमें तो ये मुझे एक और बात पूछनी है कि हम लोग अफगानिस्तान की स्पिन को बहुत प्रेस करते हैं, तुम्हें लगता है कि अफगानिस्तान की पेस बॉलिंग भी कोई ऐसी नहीं है जैसे वीक हो? फजल आई फारूकी थिंक बहुत अच्छा न्यू बॉल बॉलर है। नो, हाँ बिल्कुल, इस पे मैं कहना चाहूंगा अफगानिस्तान की पेस बॉलिंग इज गुड बट नॉट कंसिस्टेंट लाइक उनकी स्पिन बॉलिंग। लाइक तुम बैंक नहीं कर सकते हो। तो फजल फारूकी हमने देखा है कि क्रूशल मैचेस में, क्रंच मैच में बहुत पिटा है। क्रूशल मैच जो पाकिस्तानी के खिलाफ लास्ट ओवर था, इधर उधर शर्मा ने कितना मारा फजल फारूकी को। तो ऑल्दो दे आर गुड बट नहीं उतनी कंसिस्टेंसी तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। भाई, कंसिस्टेंसी तुम किसी भी ऐसे बॉलर की, तुम फास्ट बॉलर की नहीं कर सकते भाई। पावर प्ले में बॉल डालने आ रहा है न्यू बॉल से तो रन पड़ते ही हैं। और भाई जितना हमने देखा है, फजल फारूकी ने स्टैट भी दिखा रहे थे कि शायद सिराज के बाद वो सबसे ज्यादा न्यू बॉल से उसने विकेट लिए हैं फजल फारूकी ने। तो देखो फजल वो फारूकी तो का स्ट्राइक मिल है। नहीं, वो स्टैट बिल्कुल और अच्छा है, अप्रिशिएटिंग है। नवीन उल हक काफी अच्छा डेथ बॉलर भी है, उसके पास काफी वेरिएशंस हैं। हालांकि स्पिन उनका बहुत ज्यादा अच्छा है पेस हाँ से, लेकिन अब सिर्फ वो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्पिन पे डिपेंड है। अगर उनको हाँ, तो ओवरऑल ओवरऑल अफगानिस्तान इज अ गुड बॉलिंग यूनिट, तुम कह सकते हो हाँ, बिल्कुल। एक अच्छा बॉलिंग यूनिट है ओवरऑल। हम्म। आई थिंक वेयर अफगानिस्तान लैक्स, जो कि हमने अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वाले मैच में भी देखा, जो कि एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो जो आज हुआ है भाई, आई थिंक अफगानिस्तान की आज तो फील्डिंग ने उनको लेट डाउन किया है हद से ज्यादा। जो मैंने देखा है कि इतने चांसेस क्रिएट किया जब अफगानिस्तान ने, इतने ज्यादा। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम न्यूजीलैंड वर 202 पे 4 आफ्टर 42 ओवर्स, एंड एट दैट मोमेंट हराशिद खान ने एक ओवर में चाहे शायद 3-4 बॉल में 2 कैच उठवाए और दोनों कैच उनने ड्रॉप कर दिए। तो आज अगर वो 2 कैच ले लेते तो शायद स्कोर लाइन 250-240 होती एंड मे बी एक चांस होता, लेकिन अफगानिस्तान ऑब्वियसली लेकिन अगर 280-290। आज के मैच पे क्वेश्चन करना है तो मेरे ख्याल से उनका जो डिसीजन था चेस करने का, ये सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल में भी चेस करने का मेरे को भी समझ में नहीं आया, बिकॉज उन्होंने पिछला मैच जो जीता है डिफेंड करके जीता है और उनके पास एक अच्छी बॉलिंग यूनिट है। तो आई थिंक बैट करके अगर वो स्कोर 250 प्लस कहीं भी लगाते तो एक कॉन्फिडेंस उन्हें भी रहेगा और सामने टीम के माइंड में भी ये रहेगा कि अफगानिस्तान डिफेंड कर सकती है। और चेन्नई में हमने ये देखा कि अंडर लाइट्स बॉल स्विंग होता है, जितना अभी हाँ, तक इस वर्ल्ड कप में देखा है। तो बोल्ट जैसा एक लेफ्ट आर्म बॉलर है, तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन शायद बहुत ज्यादा इस पे भाई बेस था हेनरी भी कि है, आएगा। बोल्ट है। तो मेरे ख्याल से उनका ये डिसीजन इस बात पे बहुत ज्यादा बेस था कि ड्यू आएगा। हम्म। लेकिन मेरे ख्याल से उनको बैक करनी चाहिए थी अपनी स्ट्रेंथ। बट आई थिंक अफगानिस्तान में अभी भी मुझे लगता है कि एक दो टीमों को हराने की और दम रखती है आई थिंक अफगानिस्तान। दे गोना बीट पाकिस्तान रियली। इन चेन्नई, चेन्नई में ही है वो इस पे। आई विश कि वो करें। आई विश कि ऑस्ट्रेलिया को हराए पाकिस्तान पहले, तो ज्यादा मजा आएगा। पाकिस्तान पहले हराए। लाइक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराया ना अभी तो परसों। नहीं, ऑस्ट्रेलिया क्यों है? ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को है तब मजा हाँ आएगा ना। मतलब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हराए एंड देन पाकिस्तान आ रहा है। Anyways, this is all about praising Afghanistan for that big upset. I think it was a beautiful, beautiful performance by Afghanistan. बहुत अच्छी। Rahmanullah Gurbaz at the top. एक काफी प्रॉस्परिंग, एक काफी अपकमिंग टैलेंट और काफी अच्छा फ्यूचर है उसके सामने अगर उसको एक्सपोजर मिले, इन माय ओपिनियन। एंड नाबी एज यूजुअल, राशिद एज यूजुअल। आई थिंक जी, मुजीबुर रहमान को उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना वो डिजर्व करता है। आई थिंक मुजीबुर रहमान इज अ प्रीटी गुड बॉलर। मुजीबुर रहमान की एक बात और भी है, मुजीबुर रहमान पावर प्ले में बॉलिंग करता है। बिल्कुल, हाँ ये बोलने बोलने वाला था। नई बॉल से स्पिन डालना मुझे, क्योंकि ये काफी कम स्पिनर के पास ये एबिलिटी है कि नई बॉल से पावर प्ले में बॉल डालना और विकेट भी ले सके। एंड मुजीबुर रहमान ये कंसिस्टेंटली करता है, जब आईपीएल में भी कभी खेल रहा है तब भी एंड अफगानिस्तान के लिए भी। एंड दिस इज गिवन द फैक्ट कि उनकी टीम में नूर अहमद अभी बैठा हुआ है। हाँ, जो कि बहुत तो मस्त बॉलर है। आई थिंक
Afghanistan has some youngsters to do something good in future, and I think वो बहुत will come down to experience कितना gain कर पाता है. I think that is it from the first upset. Moving on to the second upset, नीदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका. तो मेरा तो पहला सवाल तुम लोग से है, नीदरलैंड्स को आसान लगता है साउथ अफ्रीका से खेलना? हाँ, अगर देखा जाए तो ऐसा होना तो नहीं हिस्ट्री चाहिए, पर रिजल्ट अगर देख के तो बोल दो सकते वर्ल्ड हो. कप देखे तो, और उनके पास काफी साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, मतलब जो साउथ अफ्रीका के ही हैं जो नीदरलैंड्स से खेल रहे हैं. तो साउथ रेलो अफ्रीकन वेंदरमर, वेंडरमॉल जिसमें एक सबसे बड़ा नाम भी है. एंड आई थिंक अफगानिस्तान की जैसे अगर नीदरलैंड की बात की जाए तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को एक पूरे प्लानिंग से हराया है. सेम अगर देखा जाए तो उनकी भी बैटिंग ऐसे ही है कि अगर 250-260 तक बना लिया तो दे हैव आल्सो गुड बॉलर्स. उनके पास अच्छे बॉलर्स हैं किसी भी अच्छे टारगेट को डिफेंड करने के लिए. हमने पाकिस्तान के खिलाफ भी देखा था, उन्होंने स्टार्टिंग में पाकिस्तान के विकेट ले लिए थे, ऑल्दो एंड में पाकिस्तान ने अच्छे रन बना लिए. तो एंड उनके जो कैप्टन का स्पेशल होना चाहिए स्कॉट एडवर्ड एंड देन एंड मेरे लो वेंदरमर आर्यन दत्त ने, आई थिंक इतने 76 थे वो, एंड ऐसे कुछ था ना, 85 थे कुछ ऐसा था. हाँ. एंड उसके बाद वो 240 तक लेके गए वहां से स्कोर. 43 ओवर्स. एंड उसके बाद फिर उनके ओपनिंग बॉलर्स आर्यन दत्त ने अच्छी बॉलिंग की, एंड उसके बाद फिर लो वेंदर ने विकेट निकाल के दी. पर मेरे ख्याल से नीदरलैंड्स ने तो बहुत अच्छी बात करी, पर मैं पहले बात करना चाहूंगा कि जो साउथ अफ्रीका की अप्रोच थी चेजिंग में, स्पेशली टेम्बा बहूमा. देखो टेम्बा बहूमा धीरे खेलता, पर उस दिन टेम्बा बहूमा ने कुछ ज्यादा ही धीरे खेला, जिसकी वजह से अगर बॉलिंग उतनी अच्छी भी नहीं थी साउथ अफ्रीका पे प्रेशर और ऐड हुआ. एंड उसकी वजह से फिर एक तरफ से विकेट निकलने चालू हुए. क्विंटन डेकॉक आउट हुआ, फिर बोल्ड हो गया बबूमा, एंड उसके बाद तो फिर कह सकते हो कि थोड़ी बीच में पार्टनरशिप थी डेविड मिलर और क्लासन के बीच में. बट देन की अब ये था कि जिस दिन आपका दिन नहीं होता उस दिन अच्छी बॉल कहीं ना कहीं से पड़ जाती है. मार्करम को बॉल पड़ी एंड फिर सभी आउट होते चले गए. एंड आई थिंक ऑल्दो अगर हम देखें तो केशव महाराज ने काफी कम कर दिया था वो डिफरेंस, हार का 38 रन था. बट अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका मैच में काफी पहले हार चुकी थी. जब मिलर आउट आई थिंक वो गेम डन हो गया था. उसके बाद होप भी नहीं थी किसी को, एंड जस्ट एट की एनआरआर के लिए खेल रहे थे, तो वो मार्जिन हमें कम लग रहा है, बट वन साइडेड मैच ही कहोगे. मैं इसमें देखो बात ये होती है कि जब भी कोई अपसेट होता है तो व्हाट वी यूजुअली डू इज वी अंडर प्ले द माइनॉरिटी वाला टीम, विच आई डोंट वांट टू डू. कि भाई मैं तो कहूंगा कि इट वाज मोर, जैसे मैंने पिछले सेगमेंट में कहा, भाई इट वाज मोर ऑफ अ नीदरलैंड्स का विन देन, मतलब नीदरलैंड्स का अप्रेसल होना चाहिए रादर देन साउथ अफ्रीका का गंदा खेलना. क्योंकि भाई नीदरलैंड्स जिस सिचुएशन में थी, 120-30 पे 6 विकेट थे उनके, और वहां से 240 लेके जाना टेल के साथ खेल के, कैप्टन्स नॉक. भाई इफ देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ कैप्टन्स नॉक देन दैट्स दैट. 240 पे लेके जा रहे हैं. एंड देन जो उनका बॉलिंग स्पेल था, अगेन वो वैन मीकरन जो पेसर है उनका, जो तेज डालता है, उसका एक पोस्ट आया था कि वो अभी जो रिसेंट T20 वर्ल्ड कप था उसमें ऊबर ईट्स की डिलीवरी कर रहा था. एंड नाउ ही इज प्लेइंग फॉर नीदरलैंड्स एंड bowling fast. He bowls 140 plus and then Bas the lead और वो all-rounder. And then Aryan Dutt की off spin, I think it was a complete team effort. And I was just like भाई बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है जब अंडरडॉग्स जीतते हैं. आई थिंक ये बात जो अंश ने बोली है कि हमें नीदरलैंड को प्रेज करना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक सर्टेन प्लान था जो कि पेपर पे वो लोग दिखा भी रहे थे. तो वो एक पूरे प्लान से आए थे, और जिन्होंने क्लासन को आउट किया था वो पूरे प्लान से आउट किया था शॉर्ट बॉल डाल के. तो और जो तुमने बात की बबूमा धीमे खेला, भाई बॉलिंग भी आ रहा था, बहुत अच्छी कर रहा था, अच्छी लेंथ सेट कर रहा था, सब चीजें अच्छी हो रही थी. तो और उसके बाद जो बॉलिंग चेंजेस भी एडवर्ड्स ने किए, और जो एक वो था कि एक कूल रहना होता है, वो भी काफी हम लोग को देखने को मिला. और एक पूरी प्लानिंग थी जो पूरे उनके स्क्वाड ने अच्छे से की हुई थी अफ्रीका के खिलाफ.
और ये जो 70 पे 5 या 6 थे, उसके बाद जो 245, देखो 43 ओवर में 245 एक बहुत अच्छा स्कोर है, हम्म ठीक है। तो जैसे हम लोग 280 की बात करते हैं किसी भी ट्रैक पे, वैसे 43 ओवर में 245 एक बहुत डिसेंट स्कोर है। तो ऐसा नहीं था कि पहली इनिंग के बाद चांस नहीं था। पहली इनिंग के बाद मेरे ख्याल से गेम 40-60 था, 60 साउथ अफ्रीका, 40 नीदरलैंड। हाँ लेकिन उसके बाद जैसे ही पहले स्पेल आरन दत्त ने किया और ब्रेंडन अब ने जो बोल्ड किया बबूमा को, और जो उसको आउट किया, डिकॉक का विकेट मेरे ख्याल से टोन सेटर था नीदरलैंड के लिए। बबूमा ऐसा ही खेलता है, बबूमा ने हिस्टोरिकली ऐसा ही खेला है, बबूमा से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद थी भी नहीं। डिकॉक का जल्दी आउट होना नीदरलैंड के लिए टोन सेटर था। फिर उस पर बहुत ज़्यादा वेंडर मैप ने आके उन पर और प्रेशर क्रिएट किया। फिर गुड कैप्टनसी, गुड बॉलिंग चेंजेस, गुड प्लानिंग, इसकी वजह से नीदरलैंड जीता है। आई थिंक काफी अच्छा है क्रिकेट के लिए अगर और भी देश ऐसे अपसेट करें। मुझे तो अभी भी, जैसे मैंने अफगानिस्तान के लिए कहा, मुझे लगता है कि नीदरलैंड्स में भी अभी एक आध अपसेट बाकी है। वो इजीली एक एक अच्छी टीम को हरा सकती है और एटलीस्ट चैलेंज करके मैच क्लोज कर सकती है। बिकॉज मैं भी कहता हूँ कि नीदरलैंड जब भी खेलती है तो उन्हें देख के लगता है कि दे आर नॉट हियर टू जस्ट लाइक पुश ओवर। वो अच्छा करना चाहते हैं एंड जीतना भी चाहते हैं एंड उनके पास जीतने का फॉर्मूला है। जिस दिन उनकी बैटिंग अच्छे रन बनाएगी उनके पास एक अच्छी बॉलिंग है डिफेंड करने के लिए। तो आई थिंक मैं भी बैक करूंगा नीदरलैंड को 2 मोर गेम्स की वो और जीते। टू तो वैसे एक तो आई इनमें भाई डोंट सी श्रीलंका और नीदर। बांग्लादेश भी है। हाँ टू में तो श्रीलंका और बांग्लादेश भी है ना। श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान भी तो होगी अभी। आई थिंक श्रीलंका थोड़ी स्ट्रांग है मुझे तो फॉर नहीं लगता। नीदरलैंड्स। आई थिंक श्रीलंका काफी देशों के लिए स्ट्रांग है। आई थिंक श्रीलंका पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खासी स्ट्रांग है, लेकिन बांग्लादेश आई कैन सी। तो हमारे पास कुछ और है ऐड करने के लिए इस मैच में? यही है कि वर्ल्ड कप इजी नहीं है, किसी भी टीम को कोई भी टीम इजी नहीं ले सकती। आज भी हमने देखा, अगर हम्म फील्डिंग थोड़ी अच्छी की होती अफगानिस्तान ने और थोड़े एक दो डिसीजन सही लिए होते, तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान आज भी अपसेट कर सकता था। भाई एक टाइम पे आई थिंक न्यूजीलैंड वाज, जब उन्होंने कितने 6 बॉल के अंदर 3 विकेट लिए थे, तब देवर 130 पर 4 आई थिंक ना न्यूजीलैंड। 110 पे 4। उसके बाद काफी चांस था अफगानिस्तान के पास मैच पकड़ने का। आई थिंक यही यही वो एक्सपीरियंस की कमी दिखती है इन टीम्स में। हम्म अगर कोई एक्सपीरियंस टीम होती तो दैट वुड बी फुट ऑन द थ्रोट, फुल ऑल ऑन अटैक। बट यही, लाइक ये तो एक्सपीरियंस से ही आएगा, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर दैट। नहीं, एंड आई मेरे ख्याल थिंक से इस केस में एक्सपीरियंस की बात नहीं है, इसमें फील्डिंग बहुत ज्यादा खराब की नीदरलैंड हाँ, अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान में। क्योंकि उनके पास जो अटैकिंग बॉलर थे वही बॉलिंग कर रहे थे उस समय। राशिद बॉलिंग कर रहा था, नबी बॉलिंग कर रहा था, और मुजीब भी बॉलिंग कर रहा था। तो उनके पास जो अटैक था वो तो चल ही रहा था, बस उनकी फील्डिंग ने सपोर्ट नहीं किया आज के मैच में स्पेशली। हाँ, एंड लेकिन इवन उनके जो हमने ओवरऑल देख, बात करो तो उनके पास वो एक फिनिश करने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये टीम्स लैक करती है। आई थिंक जो हमने ये भी देखा कि तुम नंबर 110 पे 4, जो दो बैट्समैन ने 110 में से रन बनाए थे वो था विल यंग और रचिन रविंद्र। उनके भी भाई कैच विल यंग का पहले ओवर में छूटा था, रचिन रविंद्र का उसकी 8वीं 9वीं बॉल पे छूटा था। तो अगर वो कैच भी ले लेते तो मे बी न्यूजीलैंड कुड हैव बीन 40 पर 4। बट वही है, आई थिंक अफगानिस्तान हैज ओनली देमसेल्व्स टू ब्लेम। आई थिंक कल के मैच की, अब एक बार ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका। की विक्ट्री की बात कर लेते हैं। आर्यन, तुम बोलना चाहोगे कुछ? हमारे अंदर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की हाँ बात करते हैं तो आई थिंक गुड गेम फॉर ऑस्ट्रेलिया। वो मैच की शुरुआत में काफी पीछे हो गए थे व्हेन श्रीलंका वर थिंक 120 130 पे 0। गुड स्टार्ट बाय कुशल मेंडिस और पतोम निसंका। बट वहां कुशल पे परेरा। ऑस्ट्रेलिया ने, कुशल परेरा ने इस वर्ल्ड कप में पहली अच्छी इनिंग खेली। बट वहां पे आई थिंक गुड कैप्टनसी बाय पैट कमिंस एंड गुड बॉलिंग आल्सो। 2 विकेट लिए उसने, बोल्ड किया एंड उसके बाद फिर
श्रीलंका का मेरे ख्याल से वहां पे इनएक्सपीरियंस भी दिखा भाई कुशल मेंडिस, क्योंकि वहां पे जो उसने शॉट खेला ज़ैम्पा पे वो बिल्कुल जरूरत नहीं थी। गुड कैचिंग भी कहना चाहूंगा मैं डेविड वार्नर की, क्योंकि 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के लिए कैचिंग एक बहुत बड़ा इशू रहा है। 2 अच्छे कैच लिए डेविड वार्नर ने। आई थिंक उसके बाद से चीजें जस्ट अलाइन होती रही ऑस्ट्रेलिया के लिए। जो भी बॉलर आया उसने विकेट लिया, कुशल मेंडिस आउट हुआ, ज़ैम्पा ने 4 विकेट लिए, एंड मैच थोड़ा स्टार्ट स्टॉप भी होता रहा, जो कि बैटिंग के लिए इतना अच्छा नहीं रहता है। स्टार्क आया, उसने भी अपनी टेल क्लीन अप की। तो आई थिंक उसके बाद से सब कुछ अलाइन होता रहा ऑस्ट्रेलिया के लिए। उन्होंने 150 पे 1 से 200 पे बंडल आउट कर दिया श्रीलंका को। बट वहां पे मेरे ख्याल से एक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में 200 पार ही नहीं किया था 2 मैचेस मिला के, तो इजी टारगेट था उनके लिए। बट जिस तरीके से दिलशान मधुशंकर ने बॉलिंग की भाई, हमने देखी थी वो पूरी बॉलिंग। शुरुआत के 3-4 ओवर इतने खतरनाक थे भाई, कोई नहीं खेल तक नहीं पा रहा था। ऑल्दो वार्नर का जो डिसीजन था वो नेकेड आई से तो नॉट आउट ही लग रहा था, पर टेक्नोलॉजी ने आउट दिखाया। एंड फिर स्टीव स्मिथ की जो बॉल थी, प्लम एलबीडब्ल्यू था, प्लम। एंड आई थिंक दिलशान मधुशंकर ने बहुत चांस दिया श्रीलंका को मैच जीतने का। दूसरी तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं मिला लहिरू कुमारा का और जो भी बॉलर आए वहां से, क्योंकि दूसरी तरफ से मार्च रन निकालता रहा। तो इसलिए हमने ये देखा कि एक ओवर में जब वो 2 विकेट भी गिर गए तब भी ऑस्ट्रेलिया पे इतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि मार्च दूसरी तरफ से तेज रन बना रहा था। मैं एंड इसमें उसके बाद बस फिर हाँ, मैं इसमें बस ये ऐड ऑन करना चाहूंगा कि तुम ऐड करो। ये तो हम जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, मतलब जीतना चाहिए हम्म, था, बट आई स्टिल ये कन्विंसिंग विक्ट्री कहीं से नहीं थी। बिल्कुल मेरे ख्याल से कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी, बट ऑस्ट्रेलिया विल बी हैप्पी विद दिस विक्ट्री बिकॉज कि वो मैच में पीछे से आए, प्रेशर सिचुएशन से वापस आए। एंड आई थिंक जिस तरीके से जॉश इंग्लिश ने बैटिंग की, क्योंकि जॉश इंग्लिश की बैटिंग उन्हें कॉन्फिडेंस देगी जॉश इंग्लिश की प्लेस पे। वरना अगर जॉश इंग्लिश इस इनिंग में भी अच्छी बैटिंग नहीं करता, फिर हो जाता, फिर उन्हें बहुत ज्यादा वो रहता कि भाई जॉश इंग्लिश खिलाएं या एलेक्स कैरी को वापस लेके आए या क्या करें। आई थिंक जॉश मैं इंग्लिश ने इस इनिंग से अपने आप को थोड़ा सॉलिडिफाई कर दिया है टीम में। एंड यू कैन से कि विद द टाइम वार्नर एंड स्मिथ विल कम गुड। वो भले ही वो रन नहीं बना रहे, पर उसे एक बहुत बड़ा इशू तुम नहीं देखोगे, बिकॉज उन्हें भी इतना भरोसा होगा कि दे विल कम गुड। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए एक गुड विक्ट्री थी एंड एक अच्छा मोरल बूस्टर था, और वर्ल्ड कप उनके लिए फिर से खुल गया है। आई वुड एंड से कि ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका लिए गुड विक्ट्री तो थी ऑब्वियसली 2 मैच हारने के बाद, बट आई स्टिल से कि भाई ऑस्ट्रेलिया कंफर्टेबल नहीं थी मैच में, हाँ चाहे वो बिल्कुल। 150 पे 1 हो या फिर ओपनिंग में 2 विकेट जल्दी खोने का हो। हम्म, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए टफ विक्ट्री थी, जो कि इन ऑस्ट्रेलिया का जो रेपुटेशन है उस हिसाब से इजी होना चाहिए था, क्योंकि श्रीलंका को अगर हम वो देखें कि भाई श्रीलंका बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, बहुत। इवन दसुन शानका भी चला गया है, उनके पास ऑलरेडी उनका लीड स्पिनर वो नहीं है, क्या नाम था उसका, हसरंगा वनिंदु हसरंगा, एंड उनका दुश्मन था चमीरा नहीं है। तो आई अथिराना भी थिंक चला गया है। पति राणा भी जा चुका है, पति राणा को क्या हुआ? कहाँ खेल रहा अथिराना, कुछ हो तो गया उसे। तो पता आई नहीं थिंक जाना। इन पति राणा तो आई थिंक ड्रॉप्ड है। जो भी है खेल नहीं रहा। बट मैं यही कहूंगा कि इतनी इनएक्सपीरियंस टीम के अगेंस्ट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को थ्रैश करना चाहिए था, इज व्हाट आई विल से। इट्स अ गुड विक्ट्री, वो टूर्नामेंट में अब आगे बढ़ सकते हैं, बट इट्स नॉट अ विक्ट्री दैट दे वुड लाइक, मतलब जिस तरीके से चाहते थे। I would say कि it's obviously not a comfortable victory, be it 150 for one or be it losing 2 wickets in succession. But I would say this type of victory will push Australia more because एक uncomfortable situation से आके जीतना obviously एक मोरल बूस्टिंग होता है। जब तुम पहले से 2 मैच हार चुके हो, तुम अगर कंफर्टेबल जीतते हो तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि इजी टीम थी। और हमने ये देखा है कि भले ही श्रीलंका तीनों मैच हारा है, लेकिन तीनों मैच में श्रीलंका ने बहुत अच्छी फाइट दी है। जब वो 428 भी चेज कर रहे तब भी उनका इंटेंट दिख रहा था। उन्होंने 345 लगाए पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि उनका एक अच्छा अटैक माना जाता है। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की इवन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और फिर नए बॉल से विकेट भी लिए। तो मैं वही बात बोलूंगा कि श्रीलंका ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया को थ्रैश करना ही चाहिए था।
लेकिन स्टिल ऑस्ट्रेलिया पीछे से मैच में आके जीता है, तो ये उनको मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस देगा। और मेरे ख्याल से अब हेड भी आ चुका है इंडिया। आई थिंक हेड आ चुका है बट हेड इज स्टिल नॉट अवेलेबल। हेड ने टीम को हाँ ज्वाइन किया है, यस। हेड अभी अभी स्क्वाड अभी 11 के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया गेम। साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड की हार से डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के चांसेस तो काफी अच्छे दिख रहे हैं, मतलब पहले से तो काफी ब्राइट है, लेकिन इट्स स्टिल वेरी, जो नंबर 3 और 4 दोनों स्पॉट है ना वो बहुत ओपन है। काफी ओपन है। आई सी नंबर 1 and 2 भाई इंग्लैंड, इंडियन न्यूजीलैंड। आई इंडियन थिंक बिकॉज भाई if we see from a different angle, I would say Australia is in much better position still because they have lost to good teams. They have lost to India and they have lost to Africa. On the other hand, England has lost to Afghanistan. अफगानिस्तान। उनके अभी ज्यादा मैच बचे भी हैं, बड़े जो मैच है। तो अभी एकदम ऑस्ट्रेलिया को इस तरीके से राइट ऑफ नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। अभी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका क्योंकि हार गया नेदरलैंड से, और अभी भी साउथ अफ्रीका के न्यूजीलैंड और इंडिया से मैच बचे हैं, और इवन इंग्लैंड से ही बचा है। इंग्लैंड से उनका मैच है संडे को शायद। तो अभी मेरे ख्याल से तीनों स्पॉट बहुत ओपन है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का। आई थिंक सेकंड वाला तो इंडिया और न्यूजीलैंड, आई थिंक टॉप 2 आई इंडिया थिंक न्यूजीलैंड ले इंडिया जाएंगे। न्यूजीलैंड मैं भी मानूंगा क्योंकि बिकॉज भाई न्यूजीलैंड 4 आउट ऑफ 4 हो गया है। इंडिया भी मोस्ट प्रोबेबली कल 4 आउट ऑफ 4 हो जाएगा इंडिया मोस्ट। मोस्ट प्रोबेबली 4 आउट ऑफ 4 होगा, उसकी बात हम करेंगे। तो भाई लेकिन अगर देखा जाए तो 4 out of 4 तुम पिछली बार न्यूजीलैंड ने 5 विक्ट्रीज पे क्वालिफाई किया था, पाकिस्तान और 6 विक्ट्रीज पे किया था। थर्ड रैंक पे कौन था? ऑस्ट्रेलिया ने 6 पे किया था, और इंडिया और इंग्लैंड ने 7-7 पे किया था। तो लास्ट अगर वीक या 4 इन अ रो जीत गई है तो आई थिंक न्यूजीलैंड इज वेरी मच इन। ऑलमोस्ट थ्रू। हाँ और तो क्या। लेकिन जो जो दो स्पॉट्स बचे हैं उसके लिए 4 टीमें हैं। बट यहाँ पे मैं एक और पाकिस्तान, कहना ऑस्ट्रेलिया, चाहूंगा इंग्लैंड, कि अफ्रीका। न्यूजीलैंड के अगर हम देखे जाएं तो अभी हम्म, उनके काफी सारे सब ऑलमोस्ट बड़े मैचेस बचे हुए हैं। हाँ यही बात मैं बोल इंडिया, रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को साउथ सब, अफ्रीका, हाँ इंग्लैंड, जो उन्होंने इंग्लैंड को एक बड़ा मैच हराया है। बट आई थिंक उसके अलावा तुम देखोगे तो अभी कोई बड़ी टीम से उन्होंने खेला नहीं है। पाकिस्तान भी बचा है, पाकिस्तान भी पाकिस्तान भी हाँ बचा बचा तो है। है। भाई मतलब ऑन द ट्रॉट अगर तुम बड़ी टीमों से 2-3 मैच खेलो तो इजिली मोमेंटम तो बस होता है कि तुम 3 के 3 हार जाओ। बिकॉज तीनों बड़ी टीम है, अगर थोड़ा भी तुम उनके सामने ढील लगी तो वापस आने का मौका नहीं मिलता। तो आई थिंक न्यूजीलैंड को वहां पे एक इशू है, मतलब इशू नहीं कहूंगा मैं, एक चैलेंज है। मेरे ख्याल से वही मैं कह रहा हूँ कि अभी सबसे जो कंफर्टेबल पोजीशन है वो इंडिया की, क्योंकि इंडिया ने दो हाँ बड़ी टीमें कंफर्टेबली हराया है। बिल्कुल। और न्यूजीलैंड ने सिर्फ एक ही बड़ा मैच, बाकी टीमों ने सिर्फ एक ही बड़ा मैच खेला है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 बड़े मैच खेले हैं, वो दोनों हारा है। तो अभी बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस मेरे ख्याल से नहीं हो सकती हैं। मेरे ख्याल से इंडिया सबसे कंफर्टेबल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हम्म। और अगर तो न्यूजीलैंड को तुम फिर भी दो, फिर भी 4 टीमें हैं, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड, 2 स्पॉट्स के लिए। और इनको आपस में बहुत मैचेस बचे हैं इनके। तो मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग हो गया टूर्नामेंट, 2 अपसेट्स की वजह से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया टूर्नामेंट। हम्म। ओके सो मूविंग अहेड, अगर अब इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच का प्रीव्यू किया जाए, इंडिया आई बांग्लादेश। थिंक प्रीव्यू के लिए कोई ज्यादा है इंडिया नहीं। बांग्लादेश भाई। इंडिया बांग्लादेश, अगर प्रीव्यू करा जाए तो हाँ प्रीव्यू के लिए ज्यादा है नहीं। आई थिंक इंडिया विल go with the same team and India will thrash Bangladesh. Why India will go with the same team? Why can't they rest Bumrah or any other bowler? I They have think keep a big momentum is a big messaging. thing. Momentum is a big thing, but what we have seen in the Rohit's captaincy is, I mean, I won't think that he will be playing the same team, क्योंकि 2 बड़े मैच जीत चुके हैं और उसके बाद बड़ा मैच न्यूजीलैंड से है। तो आई थिंक बुमराह विल बी रेस्टेड। For Shami, ऑब्वियसली, और शमी को भी भाई खेलना चाहिए। शमी कोई वैसा बॉलर तो है नहीं, मेरे ख्याल से बहुत पड़ना एक चाहिए। पॉसिबिलिटी है बट आई डोंट सी विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज होते हुए। नहीं मैं विनिंग, नहीं आई एक थिंक हाँ। रेस्ट होता है, एक ड्रॉप्ड होता है। ड्रॉप करने में थोड़ा ये होता है कि ड्रॉप कर रहे हो तो टीम का कॉम्बिनेशन ये सब भाई। शमी अगर 6 विकेट भी ले लेगा कि तो अगले मैच में तुम्हें पता है कि बुमराह आ ही जाएगा। देखो मैं सब बातों से एग्री करता हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट आई जस्ट डोंट सी इट। कि मेरे को लगता है कि कंसिस्टेंसी एक
बहुत बड़ी चीज है और कर सकते, मतलब करने को कुछ बुरा नहीं है भाई। शमी वर्ल्ड क्लास है, लेकिन आई डोंट सी इट। आई सी इट। मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि शर्मा कह रहा हूँ, बुमराह को रेस्ट हो गए, शमी आ जाए कल के मैच के लिए, एंड उससे तुम देखो भाई इंडियन टीम बिल्कुल भी वीक नहीं होगी, शमी भी बहुत खतरनाक बॉलर है। तो आई थिंक विनिंग कॉम्बिनेशन से तुम कह सकते हो कि ट्वीक हो रहा है, बट ठीक है, अब बांग्लादेश के खिलाफ शमी खेल सकता है, एंड फिर क्योंकि फिर इंडिया का बड़ा मैच न्यूजीलैंड के साथ है, उसके बाद फिर 2 बड़े मैचेस एक साथ हैं, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। कल आई का थिंक मैच इंडिया पुणे को, में है ना? हाँ कल का मैच पुणे में है, जो कि जनरली गुड विकेट रहता है बैट करने के लिए। और पुणे अच्छी जगह भी है। पुणे अच्छी जगह भी है, जो तुम बेहतर बता पाओगे। तुम भाई अब जाती। तो आई थिंक इंडिया की साइड पे इतनी बात थी करने के लिए, ज्यादा बातें बांग्लादेश की साइड है। अगर कोई सुनना चाहे तो हम उसके लिए थोड़ी थोड़ी बातें कर देंगे, बिल्कुल लेकिन बांग्लादेशी आई फैंस थिंक के लिए करनी चाहिए हम लोगों को। करते हैं। बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो इनने डिसीजन लिया था जो गलत था, वो था तमीम इकबाल को बाहर निकालना, लगाना और उसकी जगह किसी तौहीद लाइक, रिजवान, हाँ कौन खेल रहा है? आई गेस तौहीद रिदवाई, तौहीद रिजवान, तौहीद इरदा तो नीचे आता है, नजमो शांतो कुछ, नजमुल नजमुल हसन हुसैन संटो। संटो। कोई करता है ओपन, जो कि बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है और लुक्स लाइक अ डिसेंट प्लेयर, बट तमीम इकबाल होना चाहिए था विद लिटॉन दास, इज व्हाट आई एम सेइंग। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, एक्सपीरियंस ओपनर्स। आई थिंक यहाँ बांग्लादेश ने अपनी वो दिखाई है, अपनी ट्रेडिशन को फॉलो किया है कि लड़ाई दंगे करके कुछ ना कुछ करना, जो कि हमेशा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही रहता है। तो आई थिंक ये काफी बड़ी मिस्टेक है, बट एंड ऑल्सो आई डोंट सी शाकिब अब इज द सेम प्लेयर, क्योंकि शाकिब ने ऑब्वियसली आई थिंक शाकिब इस वर्ल्ड कप में मैं देख रहा हूँ, लाइक 2019 में भले ही वनडे था, भले ही फ्लैट पिचेस थी, इट दे वर इंग्लिश कंडीशंस, एंड लॉकी फर्ग्यूसन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था एट दैट टाइम। शाकिब ने बहुत अच्छा खेला था एट दैट पीरियड। अब भाई शाकिब, मैंने लास्ट मैच देखा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड बांग्लादेश का, तो शाकिब वाज लुकिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स अगेंस्ट लॉकी का पेस ऑन दोज डेड ट्रैक्स चेन्नई में। सो मैं शाकिब पे थोड़ा वो हूँ कि भाई शाकिब इज कमिंग टू एन एंड, ऑब्वियसली इट्स बीन अ वंडरफुल करियर। बाकी आई थिंक अगर बॉलिंग के बारे में मैं कहूँ तो बॉलिंग काफी अच्छी है बांग्लादेश की, ऐसी कोई लाइट बॉलिंग नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान है, तस्किन अहमद है, मेहदी हसन मिराज है, शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन है, तो काफी डिसेंट बॉलिंग है। मुझे बांग्लादेश के बारे में इतना ही पता है बस। देखो मुझे इस पे एक पॉइंट बोलना है कि मुझे नहीं लगता कि शाकिब में वो बात नहीं है भाई, शाकिब उनका अभी भी बेस्ट प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में। और शाकिब ने एशिया कप में भी अच्छी इनिंग्स खेली हैं। शाकिब ने बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप में भी अच्छी इनिंग्स खेली हैं भाई। जो पार्टनरशिप मुशफिक और शाकिब की थी, भले ही आउट ऑफ शॉट्स कुछ भी हो, वो एक दिन हो सकता है प्लेयर के साथ, लेकिन शाकिब मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर में बांग्लादेश का अभी भी बहुत डिसेंट प्लेयर है, जिसे बांग्लादेश बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। उसके बाद मुशफिक और रहीम का होना एक एक्सपीरियंस देता है उन्हें। और जो तुमने वो बात बोली थी तमीम इकबाल वाली, वो बिल्कुल सही है, तमीम इकबाल को होना चाहिए था, लेकिन आई गेस शाकिब इज स्टिल अ गुड प्लेयर। बस हाँ। हाँ आई अरे थिंक सेम ही, मेरा भी सेम ओपिनियन है शाकिब को लेके। मैं शुक्ला से थोड़ा वो करूंगा, ज्यादा एग्री करूंगा कि मुझे लगता है अभी शाकिब में काफी कुछ बाकी है ऑफर करने के लिए, एंड स्टिल ही इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड वेरी टफ अपोनेंट टू फेस। एंड बांग्लादेश की यहाँ तक बात है, उनकी बॉलिंग में दम है। अगर वो पहले टॉस जीत के बैट करके एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगा पाए 250, 260, 280 तक, तो आई थिंक अंडर लाइट्स उनके पास चांस है इंडिया नई बॉल स्विंग करा के इंडिया को अंडर प्रेशर लाने की, एंड फिर लेटर ऑन अपने स्पिनर से इंडिया को क्रॉ बैक करने की। एंड बैटिंग में अगर जितनी पता है बांग्लादेश की बैटिंग में, आई थिंक लिटन दास इज गुड। लिटन दास उनका सबसे आई थिंक बेस्ट बैटर है। लिटन दास इज द की, गुड नहीं, लिटन दास
लिटन दास उनका ये टोन सेटर है, बिकॉज हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था कि लिटन दास ने भाई डरा दिया था इंडिया को बारिश आने से पहले। भाई तुम लोग ये बात कह रहे हो कि बांग्लादेश, भाई तुम करीब 7-8 मैच उठा के देख लो इंडिया बांग्लादेश के, बांग्लादेश ने हमेशा एक अपर हैंड लेके, भले ही इंडिया 12 मैच जीत गई है, तुम एशिया कप के फाइनल से देख लो, T20 वर्ल्ड कप का मैच देख लो, इवन जो भी एशिया कप में मैच हुआ वो देख लो, भाई बांग्लादेश ने अगर इंडिया को सबसे और टफ जो अपोनेंट इंडिया दिया है, और इंडिया वही बांग्लादेश की बांग्लादेश। सीरीज भी हुई थी हाँ उस भाई जिसमें पिछले इंडिया 4 हारी थी 2-1। हाँ पिछले 4 मैचों में बांग्लादेश ने 3 जीते, इंडिया ने 1 जीता है। वो बात है कि इंडिया फुल स्ट्रेंथ नहीं थी, ये सब चीजें हैं, लेकिन स्टिल इंडिया किसी भी स्क्वाड से जाए वो बांग्लादेश से बेटर होता है। तो मेरे ख्याल से कल एक तुम्हारी अच्छा मैच। बात, आई एग्री, तुम्हारी बात सही है। ये तो मेरे हिसाब से मेरा रिसेंसी फैक्टर है, क्योंकि मैं बांग्लादेश क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस मैच में बांग्लादेश का की प्लेयर होगा वो होगा लिटन दास। I think if Bangladesh has to win, then Leighton Doss has to give them a good opening, a good opening स्टार्ट to at least post a 270 का around score, because we have seen India का बैटिंग, भाई बांग्लादेश की बॉलिंग अच्छी हो लेकिन इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी है। तो आई थिंक लिटन दास वो ट्रेंड जैसे आर्यन तुमने कहा टोन सेटर है, तो लिटन दास आई थिंक अभी तक इस टूर्नामेंट में गुड नहीं आया है। मे बी वी कैन सी इट टुमारो, एंड लिटन दास इज अ ब्यूटीफुल प्लेयर टू वॉच। तो आई थिंक लिटन दास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई स्टिल थिंक इट्स गोना बी शाकिब एंड मुशफिकुर, बिकॉज लिटन दास अगर तुम्हें अच्छी शुरुआत दे भी देता है तो तुम्हें 20 में इंडियन स्पिनर्स को खेलना है करीब 20 ओवर, वहाँ पे शाकिब और मुशफिक होंगे। तो मेरे ख्याल से अगर तुमको एक अच्छा स्टार्ट के बाद एक अच्छा टोटल पहुंचना है तो शाकिब एंड मुशफिकुर विल बी द की, एंड इवन महमूदुल्लाह इज प्लेइंग गुड। महमूदुल्लाह की मैं बात करना चाह रहा था कि आई थिंक फिनिशिंग टचेस देने के लिए बांग्लादेश का महमूदुल्लाह भी है, जो कि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। भाई एंड भाई इतनी हमने जब भी वीक और नहीं है हमने भाई बांग्लादेश जब भाई। भी देखा है महमूदुल्लाह ने बहुत अच्छा खेला है। हाँ मैं भी, एंड इवन और लिटन दास महमूदुल्लाह प्लेज प्लेज और गुड जब इनिंग्स। से बांग्लादेश खेली तब से महमूदुल्लाह खेल ही रहा है। हाँ साकिब और महमूदुल्लाह और मुशफिकुर नहीं है। हाँ 3 ये लोग खेल रहे हैं। नहीं रहीम को तो चलो डेब्यू करते देखा था हमने, पर इन दोनों को जब भी देखा है ये लोग हैं टीम में। क्या भाई लगता है कल डिफेंस, कुछ इंटरेस्टिंग मैच मिल सकता है? भाई मिल कल सकता है। इंटरेस्टिंग मैच के चांस बहुत कम है, बट आई थिंक इंडिया किसी भी एंगल से इस मैच को लाइट नहीं लेना चाहेगी और ना ही किसी भी फैन को लेना चाहिए। भाई हमें लगता है कि मैच इंटरेस्टिंग होगा कल का। नाइस। किसी को कुछ और ऐड करना है? डू यू सी हम्म, प्लेइंग? नहीं 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 भाई, आई थिंक इट इंडियंस ने बहुत क्लियर कर दिया है कि उनको क्या करना है। अगर चेन्नई नहीं है तो अश्विन नहीं खेलेगा। चेन्नई या लखनऊ? हाँ लखनऊ पे मतलब भी अगर, स्लो वाली पिच, हाँ अगर लखनऊ वो में 2 दिख दिन नहीं पिच रहा है। है कि पिच स्लो है तब तक अश्विन नहीं खेलेगा। डू यू, ओके, ये मैच ये तो कल की बात हो गई। अगर हम इसके अगले दिन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, वो काफी एपिक बहुत मैच होएगा। बहुत इंटरेस्टिंग मैच है वो। बहुत बड़ा मैच है हम्म वो दोनों टीमों के लिए, दोनों क्योंकि आई सेम जगह थिंक खड़े बड़ा हैं दोनों। आई थिंक बड़ा मैच है, पर पाकिस्तान की जो लेटेस्ट इंजरी आई है कौन सी कि इंजरी आई है? उनके कैंप में बुखार फैल गया है। अच्छा। तो पता है तुम अभिषेक इस बात से, नहीं। पाकिस्तान के कैंप में बुखार हो गया है शाहीन शाह अफरीदी को, हम्म। अब्दुल्ला शफीक को, हम्म। जमन खान को, और शायद एक और कोई है। एंड इस समय आई थिंक आउट ऑफ शॉट्स एंड टॉट्स है पाकिस्तान की बिल्कुल बोर्ड, क्योंकि अब वो ये भी कंप्लेन कर रहे हैं बीसीसीआई से, आईसीसी से, कि अहमदाबाद में उनके साथ गलत बर्ताव हुआ है, इंडियन भाई फैंस ने उनके साथ गलत बर्ताव हुआ है, ऐसा उनका कहना है। भाई इस बात पे हम जिस लोग को बात करनी चाहिए। इस बात पे मेरे को मन था इस बात पे बात करने का, कि जिस तरीके से पाकिस्तान एजेंडा फैला रही है कि भाई कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं चलाया, और हमें ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा था कि हम बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं। भाई इन सब का कोई मतलब नहीं है। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया में होगा तो क्राउड इंडिया का ही सपोर्ट करेगा, एंड दिल दिल पाकिस्तान चलाने का कोई मतलब नहीं है।
एंड दूसरी बात की जो पाकिस्तानी प्लेयर्स, मैं ये रिजवान की बात करना चाहूंगा, जब रिजवान ने बांग्लादेश श्रीलंका के खिलाफ 140 बनाया था, तब उसने बोला था कि आई डेडिकेट कि मैं ये जो 100 है जो पैलेस्टीन में हमारे भाई बहनों के साथ गलत हो रहा है, मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगा। तो भाई क्रिकेट में ये सब पॉलिटिकल चीजें लाने का क्या मतलब है? आई थिंक पैलेस्टीन भी नहीं बोला था, गाजा बोला था। हाँ सॉरी, गाजा, गाजा भाई मतलब वही मैं एक बार पैलेस्टीन बोलता तो थोड़ा वो होता, भाई गाजा बोला था, पैलेस्टीन नहीं बोला था। तो आई थिंक अगर क्रिकेटर्स ही इतना रिलीजन और इतना पॉलिटिकल एजेंडा लेके आएंगे तो फिर कंप्लेन करेंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है वो रहा है, आई थिंक इसका कोई मतलब नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान प्लेयर्स की हमेशा याद रहेगी, जब भी वो जीतते हैं कोई ना कोई कमेंट उनकी तरफ से आता ही है कि आई थिंक मुझे कुछ याद आ रहा है कि वकार यूनुस ने ऐसा कुछ बोला था कि जब पाकिस्तान जीता था इंडिया के खिलाफ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडियन को हराने के बाद वहां पे नमाज अदा कर रहे हैं। आई थिंक उनके साथ जो भी हो रहा है, जैसा भी उनके साथ बर्ताव हो रहा है, उसके वो खुद ही जिम्मेदार है। तुम बोलना चाहते हो डेवी? हम खाने में आई थिंक मशरूम शुक्ला तुम उस पर अपना टेक क्यों नहीं बताते? भाई शुक्ला देखो, तुम इस पे ज्यादा अच्छे से बोल सकते हो, हमें लगता है। सबसे पहले डायरेक्टर क्रिकेट पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट आना हाँ कि इट वाज लाइक एन बीसीसीआई इवेंट नॉट एन आईसीसी इवेंट। नहीं, मैं उसके बाद नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं रुक जाओ, मैं पूरे स्टेटमेंट दुश्मन को देश भाई, हाँ दुश्मन देश। हाँ हाँ, नहीं वो तो पीसीबी का मैं कह रहा हूँ, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान, वो तो पीसीबी प्रेसिडेंट है जका अशरफ। वो बात भी है, वो बात भी करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तुम वन साइडेड मैच हारने के बाद तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके दो बातें बोल रहे हो कि हमने दिल पाकिस्तान नहीं सुना, हमें ऐसा लगा कि ये बायलैटरल इवेंट था। तो मैं हैदराबाद में अच्छा खासा सपोर्ट मिला, तब तुम्हारे खुद के खिलाड़ियों ने बोला कि हमें बहुत सपोर्ट मिला, इंडियन सपोर्ट कर रहे हैं, वो दिख भी रहा था। भाई तुम अहमदाबाद में खेल रहे हो इंडिया के अगेंस्ट, भाई तुम ये कैसे सोच सकते हो कि पाकिस्तान को कोई भी सपोर्ट करेगा? भाई इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं थी कि अगर तुम लोकल टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो तो ऑब्वियसली इंडिया को ही सपोर्ट किया जाएगा। तो दिल पाकिस्तान की कोई बात नहीं है। मैं पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो करता हूँ क्योंकि तुम तो फैन हो। तुम तो फैन हो। मैच से पहले वो देखने के बाद एक अलग जोश आता है उस मैच को देखने का। तो वसीम अकरम, शोएब मलिक, मोइन खान, इन तीनों ने लेजेंड्स। लेजेंड्स, हाँ कोई ऐसे वैसे भी नहीं कि बासित खान जैसा कोई हो, लेजेंड्स ऑफ द गेम। इनका कैटेगोरिकली कहना था कि ये सिर्फ अपनी कमियों को छिपाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। मिकी आर्थर को आके बताना चाहिए था कि हमसे क्या गलतियां, हम क्या सुधार करेंगे। ये सब बातें करने का कोई भी मतलब नहीं, ठीक है। उसके बाद जब जब भी रिजवान 100 बनाता है, भाई आजकल हम एक सेक्युलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। जब भी रिजवान 100 लगाता है, रिजवान अपनी नमाज अदा करता है, वहां पे सब कुछ करता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा धर्म है। लेकिन भाई तुम फिर ये सब बातें पॉलिटिकल एजेंडा फैलाते हो कि हमारे साथ बुरा हो रहा, हमारे सामने जय श्री राम बोला गया, तो क्या तुम भी तो नमाज अदा कर रहे थे, किसी ने कुछ कहा? भले वो तुम उसको किस तरीके से ले रहे हो तुम्हारी दिक्कत है। इंडिया में तुम जय श्री राम सुनोगे ही, ये नॉर्मल सी चीज है। जब किसी ने तुम्हारे नमाज पढ़ने पे, ग्राउंड में ये सब करने पे किसी ने कभी कुछ नहीं कहा, तुम ये सब बातें क्यों बोल रहे हो? तो पाकिस्तानी क्रिकेटर या इस तरीके के जो पाक पीसीबी के जो स्टेटमेंट्स आए हैं कि हमारे साथ बुरा बर्ताव हुआ, ये सब चीजें, ठीक है। दूसरा, हिस्टोरिकली जब तुम लोगों ने भी शायद देखा होगा इंस्टा पे, जब बाबरी मस्जिद गिराया गया था या वो सब चीजें चल रही, तब इंडिया 1989 में टूर किया था पाकिस्तान का। तो पाकिस्तानी क्राउड ने आके जो भी हुआ था उसको कहा था कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते, ये गलत है, ये है वो है, इंडियन पाकिस्तानी क्राउड ने 1989 में। फिर जैसा कि आरएन ने मेंशन किया कि तुम एक T20 वर्ल्ड कप का मैच जीत गए, तो मैं वर्ल्ड कप मैच जीतने की खुशी नहीं है। वकार यूनिस जैसा लेजेंड वो ये कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि सारे हिंदुओं के बीच में, ये भी नहीं हिंदू, सारे हिंदुओं के बीच में रिजवान ने नमाज अदा करी। इन बातों का क्या वर्षा मतलब है? भोगले ने भी कहा था कि ये तो बहुत ही घटिया स्टेटमेंट है फ्रॉम द लेजेंड ऑफ अ गेम। हाँ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी टीम में तुमने कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, तुम्हारी टीम में कोई बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। हसन अली जो 4 महीने से घर पे पड़ा, उसे पता भी नहीं था कि क्या होगा, तुम
तुम्हारा एक खिलाड़ी बीमार हुआ, तुमने उसे बुला लिया, तुम्हारी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तुम्हारे कोई डोमेस्टिक सर्किल नहीं है, तुम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ हाइप पे जी रहे हो। तुमने शाहीन अफरीदी की हाइप बना दी, शाहीन अफरीदी किसने देखा नहीं था, अच्छी बॉलिंग करी, बॉलर भी अच्छा है, तुमने हाइप क्रिएट कर ली। तुम अब एजेंडा चला रहे हो, तुम क्योंकि अच्छा नहीं खेल पा रहे हो, तुम्हें सपोर्ट नहीं मिला, तुम एजेंडा चला रहे हो पीसीबी का, तुम आईसीसी के पास जा रहे हो। भाई तुम एज अ नेशन क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो? तुम अपनी कमियों को ये सब एजेंडा चला के तुम ऐसे एजेंडा कश्मीर का चलाते हो। तुम एज अ नेशन कहाँ थे? तुमने एशियन गेम्स में एक मेडल नहीं जीता, तुम्हारी हॉकी खत्म हो चुकी है, तुम्हारी क्रिकेट डिक्लाइन कर रही है। हम लोग तुम्हें को टॉपिक से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि पीसीबी के ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं, ये सिर्फ उनकी कमियां छुपाने के लिए हैं। पीसीबी हाँ का खुद प्रेसिडेंट हर 3 महीने में बदलता है, उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये सब पाकिस्तान की कौम को एक उस तरह की चीजें करने के लिए हैं, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। आईसीसी ने रिजेक्ट भी कर दी जो उनकी पिटीशन थी उसको। आई थिंक रिजेक्ट ही होनी थी, कोई मतलब ही नहीं उसका। तो मतलब कुल मिला के इन सब से मैं कहना कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तान टीम इज इन अ वेरी बैड स्पेस। But a victory against Australia will do them good. ऑब्वियसली अगर जीतेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मोरल बूस्ट होगा। और जीत भी सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं जीत सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जीत सकते हैं, बट अब जो उनकी नई इंजरी, जो नए प्लेयर बीमार हो गए, तो उसके बाद से क्या अवेलेबिलिटी है शाहीन शाह की, क्या अवेलेबिलिटी है अब्दुल्ला शफी, क्योंकि अगर ये 2 प्लेयर बाहर हो गए तो आई थिंक पाकिस्तान की टीम जो कि वीक है वो और वीक हो जाएगी। आई थिंक इस गेम की हम बात करेंगे इंडिया बांग्लादेश के रिव्यू में। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। या तुम लोग कुछ और ऐड ऑन करना है? नथिंग फ्रॉम माय साइड। I think that's it from this podcast of the Silly Point. तुम भी क्यों नहीं मानते सब्सक्राइबर्स की, शुक्ला? सब्सक्राइबर हाँ वो मांगेगा। प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, हम आपके लिए ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट फुल ऑफ डिबेट्स, फुल ऑफ डिस्कशन, फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज लाते रहेंगे। आप बस हमारे साथ रहें, वी कैन ग्रो टुगेदर। नहीं, ये ग्रो वाली लाइन बिल्कुल मत बोलना। That's it.